Hello guys, welcome back to our YouTube channel Learn from Legal Nerds. So hope you liked our Sarfasi Act का video. Today we are going to discuss with RDDBFI Act जिसमें डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात होती है. ठीक है, तो इस एक्ट का मेजर पर्पस यही है कि इन केस सारफेसी एक्ट में बैंक्स को प्रोसीड करनी पड़ जाए एनी कोर्ट प्रोसीडिंग या फिर बोरोवर को कोई अगेंस्ट में बैंक के प्रोसीडिंग करनी है तो वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में एक्ट करेगा. मतलब नॉर्मल कोर्ट्स में एक्ट नहीं होती हैं ये चीज़ें. डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक स्पेशली ट्रिब्यूनल बनाया गया है कि बैंक के जो भी रिकवरी ऑफ डेट की प्रोसीडिंग है वो ये ट्रिब्यूनल डील करेगा. ओके, एक्ट बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास वो सारे डेट्स जो हैं, सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अनसिक्योर्ड हैं या इन केस कोई यानी प्रोसीडिंग सिक्योर्ड एसेट की रिकवरी के टाइम पे कोई यानी प्रोसीडिंग आ गई जहाँ पे बैंक को कोर्ट में आना पड़ा, तो वो सारे जो वो सारी प्रोसीजर्स जो है वो डीआरटी में इस्टेब्लिश होती है. तो डीआरटी क्या है? एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है जहाँ पे रिकवरी के मैटर्स जो हैं, सिविल सूट अगर फाइल हुआ है तो जो भी रिकवरी के मैटर्स हैं वो डीआरटी जो है डील करता है. मतलब आप नॉर्मल किसी कोर्ट में ये प्रोसीडिंग नहीं चलवा सकते हैं, ये डीआरटी ही प्रोसीड करता है. और डीआरटी के जजमेंट से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है या डीआरटी के अगेंस्ट आपको अपील फाइल करनी है डीआरटी के जजमेंट के अगेंस्ट, तो आप डीआरएटी में जाएंगे, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में. ओके, ये नरसिम्हा कमेटी 1991 में इस्टेब्लिश हुई थी. उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल होना चाहिए रिकवरी ऑफ डेट्स के लिए. ओके, तो यहाँ पे जो ये एक्ट है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, ये पावर देता है डीआरटी और डीआरएटी को कि ये सारे मैटर्स के साथ डील कर सके. करेंटली वी हैव 39 डीआरटीज एंड 5 डीआरएटी फंक्शनिंग इन द कंट्री. ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो इसमें सिर्फ एक मेंबर होता है, दैट इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. तो यहाँ पे ये ऑपरेट कैसे करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, मिनिस्ट्री जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो उसके अंडर ये ऑपरेट करता है. और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम कोर्ट के जैसा है जिसमें एक ही हेड होता है बस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि क्वालिफाइड होता है एज अ डिस्ट्रिक्ट जज. ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का टेन्योर या फिर अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी उन्हें और वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए. और उनका टेन्योर क्या है? या तो वो 5 साल के लिए टर्म में रहेंगे या 62 ईयर्स तक की एज नहीं हो जाती उनकी तब तक, विच एवर इज़ अर्लियर, वो तब तक टेन्योर में रहेंगे एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द डीआरटी और डीआरएटी. ओके, नेक्स्ट इज जुरिस्डिक्शन. तो इसकी जुरिस्डिक्शन क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि मैटर्स पर्टेनिंग रिकवरी ऑफ डेट्स की, मतलब वो सारे मैटर्स के साथ डील करती है जहाँ पे रिकवरी ऑफ डेट्स की बात होनी है. ठीक है, सेक्शन 17 जो है ये अथॉरिटी देता है डीआरटी को कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ड्यूज के बारे में जो भी केसेस आए हैं वो ये हियर कर सकते हैं. ठीक है, और डीआरटी क्या करता है? ये हैंडल करता है डेट अमाउंट एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड, और इनका जो डिसीजन होता है वो एज एनफोर्सिएबल एज अ सिविल कोर्ट का डिसीजन. ठीक है, अब मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में एकदम बात बोली कि कोई भी सिविल कोर्ट, नॉर्मल सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन नहीं एंटरटेन कर सकता रिकवरी के मैटर्स पे. ये मैटर सिर्फ डीआरटी ही डील कर सकता है रिकवरी ऑफ डेट के. ठीक है, ये इसीलिए इस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन पर्पस ये है कि प्रोसीडिंग इजीली फॉरवर्ड हो सके, रैपिड रिकवरी, जैसे कि हमने सारफेसी एक्ट में बात की. रैपिड रिकवरी के लिए सारफेसी एक्ट बना, पर इन केस कोर्ट प्रोसीडिंग करनी पड़े तो डीआरटी एक्ट में डील होगी वो बातें. ठीक है, अब नेक्स्ट इज प्रोसीजर क्या है? जो फंक्शनिंग है वो इसकी ये है कि प्रोसीडिंग करनी होगी बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन.
सेक्शन 19 में बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कि उनको डेट रिकवरी करवानी है। फिर जो रेस्पोंडेंट है उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना केस प्रेजेंट कर सके या डिफेंड कर सके जो भी बैंक ने क्लेम मेड करें उनके अगेंस्ट। फिर उसके बाद डीआरटी जो है एज अ अथॉरिटी वो ऑर्डर पास करेगा रिकवरी ऑफ डेथ, और फिर उसके बाद जो है उनका जो डिसीजन है वो एज ए सिविल कोर्ट डिसीजन लीगली बाइंडिंग होगा, मतलब आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो इनके पास क्या क्या पावर है, सेक्शन 22(2) ऑफ रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, उसके अंदर ये पावर्स दे रखी है कि वो समन करवा सकते हैं किसी भी अटेंडी को या पर्सन को, या एग्जामिन करवा सकते हैं ओथ के अंदर, या फिर उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो वो प्रोड्यूस या डिस्कवर करवा सकते हैं। एफिडेविट के थ्रू कोई भी एविडेंस रिसीव कर सकते हैं। कमीशन होता है कि बैंक का एक फ्रेंडली ऑफिसर होता है जो कि वो कोर्ट का एक फ्रेंडली ऑफिसर होता है। अब देखिए कोर्ट तो हर जगह जा नहीं सकता है कि जहाँ पे उनको वेरीफाई करना है कि वो लैंड वहीं पे एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे कोई फंक्शनिंग है या नहीं है, या फिर कोई भी मैटर है जो कि कोर्ट रूम में नहीं आ सकता और कोर्ट को उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो कोर्ट ऑफिसर्स मतलब जजेस तो जाके चेक नहीं करेंगे खुद से, तो वो इशू करते हैं कमीशन को कि वो एग्जामिन कर सके विटनेसेस को, डॉक्यूमेंट्स को, या एनी अदर लैंड या फिर जो भी मैटर है उसको एग्जामिन कर सके। फिर इन डीआरटी के पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है अपना डिसीजन, डिसमिस कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन, या फिर अपना ही जो ऑर्डर है अपना ऑर्डर दे सकता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो है उसको डिसमिस करनी है। तो ठीक है, तो ये सारी बातें डीआरटी की पावर होती हैं। अब आता है सारफेसी का रूट। अंडर सारफेसी एक्ट में क्या बोला है, सारफेसी एक्ट में सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो पोजेशन ले सकता है अपनी सिक्योरिटीज़ के ऊपर डेटर से, ठीक है। पर अगर इन केस वो फेल हो जाता है डिस्चार्ज करने के लिए अपनी जो पावर्स हैं, तो सारफेसी एक्ट के अंदर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पावर्स हैं कि वो डीआरटी में एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं फॉर रिकवरी ऑफ रिमेनिंग ड्यूज, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 17 में जो अपील फाइल करेगा बोरोवर डीआरटी के अगेंस्ट, वो डीआरटी के सामने अगेंस्ट एनी क्रेडिटर्स फाइंडिंग वो भी यहाँ पे डायरेक्ट होती है डीआरटी में, ओके। So hope you understood the point of this presentation and you liked my video. So please subscribe my channel, like this video, and let's meet you again in the next video. तब तक take care, bye bye.